नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं भारत और भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित विभिन्न फैक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि ये काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है जिसको हम एक और दो क्लास में नहीं समेट रहे हैं, तो इसी कड़ी में ये हमारा तीसरा भाग रहेगा। और इस तीसरे भाग के अंतर्गत हम भारत की अवस्थिति एंड विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। अवस्थिति का अर्थ होता है लोकेशन एंड विस्तार का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम इसके भौगोलिक रूपरेखा और पड़ोसी देशों और सीमाओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके आधार पर हमने इस प्रकार का मैप देखा है। और भारत के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जो देश लगे हैं उनको इस प्रकार से मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान अगर नॉर्थ से देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपके बाद चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है उसके बीच में और भारत के बीच में एक वाटर बॉडी है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे चारों तरफ से देश हैं और उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है उसको भी हमने डिस्कस कर दिया कि 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है 82.82 यानी 82 डिग्री एंड हाफ जो पूर्वी देशांतर है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको बताता है। जो ये लाइन है आपके केंद्रीय मध्याह्न रेखा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो लाइन है ये मानक मध्याह्न रेखा है, यानी भारत की जितनी भी जो घड़ियाँ होती हैं वो यहीं से फॉलो होती हैं। और ये जो है ये GMT से 5:30 मिनट्स जो है 5 घंटे और 30 मिनट किस प्रकार से आगे हैं, जो हमने इस पिछली क्लासों के अंतर्गत देख चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन जो है विषुवत रेखा से उत्तर में, यानी विषुवत रेखा से हम जैसे कि नॉर्थ में चलेंगे तो नॉर्थ में आपकी 8 डिग्री एंड 4 मिनट से 8 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो कन्याकुमारी है जिसे कैप कैमोरिन कहा जाता है, तो कैप कैमोरिन से यहाँ से जो लाइन पास आउट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, तो इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो वर्टिकल लाइंस खींची जाती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहते हैं। तो यहाँ से जो अक्षांश निकलता है, जो कन्याकुमारी से निकलता है, उसकी जो वैल्यू है वो 8 डिग्री एंड 4 मिनट है। और लास्ट जो इंदिरा कॉल जो है, जो सबसे नदन पॉइंट है आपके भारत का, तो सबसे उत्तर वाला जो पॉइंट है उसे हम यहाँ से जो लाइन पास आउट होती है तो ये 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाता है। और इंदिरा कॉल यानी ये सबसे ऊपर नॉर्थ में आने वाला यहाँ पर पॉइंट है और कन्याकुमारी यहाँ पर सबसे दक्षिण में। तो 8 डिग्री एंड 4 मिनट से काउंट करते हैं तो ये हमारा कन्याकुमारी से। लेकिन भारत का जो विस्तार है वो आपके अंडमान और निकोबार, तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट नाम का स्थान जो है, जो हालांकि अभी तो पानी के अंदर डूब चुका है, लेकिन वहाँ से हम इसे काउंट करते हैं। तो वहाँ से अगर काउंट करते हैं तो ये 6 डिग्री एंड 4 मिनट होता है। 6 डिग्री एंड 4 मिनट यानी आपके अंडमान निकोबार से हम स्टार्ट करेंगे और 8 डिग्री एंड 4 मिनट के बाद करते हैं तो हम यहाँ से कन्याकुमारी से स्टार्ट करेंगे। देशांतर की बात कर रहे हैं तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट यानी 68 डिग्री एंड 7 मिनट ये आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है जो पास आउट होता है यहाँ से, गुजरात का जो है यहाँ से ये आपके पास आउट होता है ये 68 डिग्री एंड 7 मिनट। फिर 97 एंड 25 ये आपका लास्ट यहाँ से काउंट होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है जो आपकी अगली स्लाइड्स के अंतर्गत देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है कि एक कॉन्टिनेंट में जितनी विशेषताएं होती है उतनी सभी विशेषताएं भारत में पाई जाती हैं, तो उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो पूर्व में आप देखेंगे तो पूर्व कहाँ पर है, तो हम लोकेट करते हैं तो पूर्व में यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर, ये हो गया पश्चिम में आपका अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर, तो इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर आपका हिंद महासागर स्थित है। इसी प्रकार से पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, वर्ग किलोमीटर को किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो किलोमीटर बाई किलोमीटर का अगर हम स्क्वायर बनाएं तो जो पूरा एरिया जो होता है स्क्वायर की ऑल बाउंड्री सेम होती हैं,
तो पूरी जो बाउंड्री है उसकी जो सामने की आमने सामने की भुजाएं, ये सभी जो भुजाएं होती है बराबर होती है। तो उसके अंतर्गत जो टोटल एरिया है वो आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है, इसका अर्थ ये हो गया कि हम अगर प्रथम स्थान पर देखें तो सबसे पहले स्थान पर है आपका रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील और छठे नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर आता है आपका भारत। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के बिहाफ पे अगर देखें तो 7th नंबर पर है। और अगर हम पॉपुलेशन के बिहाफ पे देखें तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन सबसे पहला और दूसरा हमारा देश भारत जनसंख्या की दृष्टि से। भारत उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो भारत की है वो 3,214 किलोमीटर। उत्तर यहाँ से लगाकर हम लास्ट पॉइंट है यहाँ तक जाते हैं तो हमें 3,214 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम यानी हम यहाँ पर गुजरात के इस भाग से इस भाग तक जाएंगे तो हमें 2,933 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करना होगा। भारत के पश्चिम में, भारत का पश्चिम यानी भारत का जो भाग है इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो भारत का पश्चिम यानी ये भाग, यहाँ से 68 डिग्री एंड 7 मिनट देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन पास आउट होती है। और पूर्व में 97 डिग्री एंड 25 मिनट 97 डिग्री एंड 25 मिनट की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो पास आउट होती है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से पास आउट होती है। और इन दोनों के बीच में टोटल जो देशांतर है उन टोटल देशांतरों की जो संख्या है वो 30, यानी आप देखेंगे 68 के बाद आप देखेंगे हम 69 को करेंगे, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 81 और 82.5 ये आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइप, 82.5, फिर 83, 84, 85, 86, 7 करते हुए हम लास्ट कहाँ पर पहुँचेंगे 97। इसी प्रकार से यहाँ से हम 8 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 70 करते हुए हम लास्ट यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो हम जो 37 डिग्री एंड 6 मिनट पर पहुँचते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल कितनी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। उस 360 में से हमारे यहाँ पर भारत में कितनी है 30। ठीक है, पृथ्वी को 360 डिग्री के एंगल पूरे के पूरे घूमने में आपको 24 घंटे या 1444 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 30 मिनट का जो समय है या 30 जो डिग्री का जो समय है उसको तय करने में उसको जो समय लगेगा यानी 4 मिनट में 1 डिग्री करते हैं तो 30 डिग्री को पार करने में यानी 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से उसे 97 डिग्री एंड 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाने में लगभग 30 डिग्री तय करनी होगी। और 30 डिग्री को हम जब 4 से गुना करेंगे तो हमें लगभग 120 मिनट का समय लगेगा। तो यानी सूर्य को उसके पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु यानी गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग आपको 2 घंटों का अंतर देखने को मिलेगा। और इसी कारण जब समय में 2 घंटों का जब फर्क न आए इसलिए भारत का पूरे भारत का एक ही समय माना गया। और वो जो समय माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना गया है, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। वहीं से पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए 82 डिग्री और 30 मिनट या 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है उसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से
जाना जाता है और इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन या मानक याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। यानी 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है या यामोत्तर रेखा है, वहाँ पर जो समय होगा वह समय पूरे के पूरे देश को मानना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है और भारत के पश्चिम में स्थित है। और ये जो 0 डिग्री की जो लाइन है वह पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसमें एक जो गोलार्ध जो रहेगा यानी 2 हेमिस्फीयर क्रिएट होंगे। एक हेमिस्फीयर आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा और एक जो रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया रहेंगे। इसी प्रकार से वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत, पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका रहेंगे। 0 डिग्री देशांतर से लगाकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य तक लगभग 5.5 घंटों का समय अंतराल है। अब ये अंतराल किस प्रकार से रहा, तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 0 से जब हम ईस्ट की तरफ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पहुंचेंगे, तब तक लगभग 330 मिनट का समय लगेगा और 330 मिनट के समय को हम 5 घंटे और 30 मिनट भी कह सकते हैं। ये किस प्रकार से हुआ, तो हमने यह भी देखा कि सूर्य के चक्कर काटते हुए पृथ्वी लगभग 4 मिनट में 1 डिग्री को पार करती है। तो इसी पृथ्वी को 82.5 डिग्री तक घूमने में 5.5 घंटे का समय लगेगा। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ग्रीनविच रेखा से ये 5.5 घंटे आगे है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जब शाम के 5:30 बन रहे हैं तो उस समय लंदन में दिन के लगभग 12 बजे होंगे। 5.5 घंटों का अंतर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। भारत की मानक जो समय रेखा है, यानी जो वर्टिकल लाइन जो भारत की मानक समय रेखा या IST लाइन कहलाती है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसी प्रकार से जो कर्क रेखा है जो भारत के लगभग मध्य में से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये जो लाइन है भारत के लगभग मिड पॉइंट से निकलती है, जिसके कारण ये पूरे देश को 2 बराबर भागों में लगभग 2 कटिबंधों में डिवाइड करती है। क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो भाग होता है वो तो उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, और उसी प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊपर के जो भाग होते हैं वह टेम्परेट जोन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ट्रॉपिकल जोन एंड आपके टेम्परेट जोन में इस प्रकार का डिवाइडेशन हो। ये डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, तो आप देखिएगा कि भारत का हम इस प्रकार से अगर एक काल्पनिक चित्र बनाएं और इस काल्पनिक चित्र के अंतर्गत अगर हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी कर्क रेखा पास आउट होती है। कर्क रेखा कहाँ से पास आउट होती है, तो वो जो राज्य हैं वो राज्य इस प्रकार के हैं, यानी आपके इस राज्य को अगर गिने तो हम इस प्रकार से गुजरात, यानी ये सबसे पहले गुजरात से आएगी, गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा जिसके अंतर्गत आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
जो पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। इसकी जो सर्वाधिक जो लंबाई है यानी कर्क रेखा सबसे ज़्यादा किस राज्य में से होकर गुजरती है, तो वह मध्य प्रदेश है। और इसी प्रकार से सबसे कम कहाँ पर गुजरती है, तो राजस्थान के अंतर्गत गुजरती है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। यानी हमने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से ये लाइन जब त्रिपुरा में जाती है तो इसके बीच में बांग्लादेश भी आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो तटीय सीमा है वह 6100 किलोमीटर है, कोस्टल लाइन। अब कोस्टल लाइन को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो गुजरात से लगाकर, अगर इस कोस्टल लाइन को हम देखें तो गुजरात से लगाकर यहाँ से पूरा का पूरा सौराष्ट्र का तट हो गया, मालाबार हो गया, कोरोमंडल हो गया, उत्तरी सरकार का तट, उड़ीसा तक का जो ये तट है, ये टोटल जो तट है वह 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार है, इन दोनों को अगर इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो ये 6517 किलोमीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कोस्टल जो लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, 7517 किलोमीटर। और इसके अलावा केवल मुख्य तटीय सीमा या कोस्टल लाइन को देखेंगे तो वो 6100 किलोमीटर। इस प्रकार से भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा यानी पूरी की पूरी स्थल जो सीमा है, स्थलीय सीमा, वो है 15200 किलोमीटर। इस 15200 किलोमीटर में से 9 ऐसे राज्य हैं जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा तथा 5 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज जो है उसके अंदर आपका पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव की जो सीमाएं हैं वो समुद्री तट की जो सीमा है उससे लगी। यानी ये वो राज्य है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, जिसकी जो बाउंड्री होती है वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर से लगी हुई है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडियन जो पेनिसुलर एरिया, अब प्रायद्वीप का अर्थ होता है, पेनिसुलर का अर्थ होता है जिसके 3 यहाँ पर, जिसके 3 तरफ, पहला हिस्सा अरब सागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा बे ऑफ बंगाल। अब ऐसी जो सिचुएशन होती है तो उसको हम पेनिसुलर कहते हैं, तो प्रायद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है, जिसका दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप चित्र के अंतर्गत देख पा रहे हैं। तो इसका जो हिस्सा है ये वाला, ये त्रिभुज के अनुसार है, जिसका शीर्ष नीचे की तरफ और आधार ऊपर की तरफ, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर जो बी लोकेट कर रहा है, पूर्व में बे ऑफ बंगाल जो सी लोकेट कर रहा है, तथा पश्चिम में अरब सागर जो ए लोकेट कर रहा है। इसके अलावा भारतीय प्रायद्वीप के चारों तरफ कुछ संकरी खाड़ियाँ, क्रीक और चैनल भी हैं। कुछ वाटर बॉडीज जो है अलग अलग रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बात करें तो गुजरात के दक्षिण में स्थित, गुजरात का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर आपको जो संकरा जो समुद्र है यानी जो स्वेलो सी है उसको हम खंबात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित जो स्वेलो सी है उसे हम कच्छ की खाड़ी, यानी पश्चिम में जो है उसे हम कच्छ की खाड़ी और जो दक्षिण में है उसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार से भारत व श्रीलंका के बीच का पॉइंट, यानी भारत जहाँ पर ख़त्म होता है और श्रीलंका स्टार्ट होता है, उसका जो बीच का ये जो भाग है, ये जो भाग है एवं श्रीलंका के बीच का ये जो वाटर बॉडी है यहाँ की, उसको हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न भागों में इस प्रकार की वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। 2 द्वीपों के मध्य स्थित जो संकरा यानी स्वेलो जो सी होता है उसको चैनल कहते हैं। 2 द्वीप और उसके बीच में
जो सेलो सी का यानी वाटर का जो पार्ट होता है उसे चैनल कहते हैं। तो भारत के आसपास भी इसी प्रकार के चैनल पाए जाते हैं, तो उस चैनल को इन अक्षांश रेखाओं के नाम पर उसका नामकरण किया गया। अब किस प्रकार से नामकरण किया गया है उसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि मालदीव और मिनिकॉय। अब देखिएगा भारत में मालदीव और यहाँ पर मिनिकॉय, इन दोनों के बीच में जो लैटिट्यूड लाइन यानी वाटर बॉडीज और जो अक्षांश रेखा पास आउट होती है तो उसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। अब 8 डिग्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि 8 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो वहीं से पास आउट होता है और वहीं से ये वाटर बॉडीज इन दोनों को अलग करती है, यानी मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। इसी प्रकार से जैसे कि आपके मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में आपको 8 डिग्री चैनल, और इसके उत्तर में मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य, यानी ये तो हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर लक्षद्वीप, और इसके दोनों के बीच में यहाँ से जो लाइन पास आउट होती है वो 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से जहाँ से 10 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन पास आउट होती है 10 डिग्री वाली, ये हो गया 9 वाली, और 10 डिग्री वाली जहाँ से पास आउट होती है जिसके ऊपर की तरफ लिटिल अंडमान और नीचे की तरफ है कार निकोबार, इन दोनों के बीच में से जो लाइन पास आउट होती है उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। भारतीय भूगोल के संदर्भ में ये हमारी बहुत सारी इस प्रकार के पार्ट रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ज़्यादा फैक्ट होने के कारण इसके बहुत अधिक पार्ट बन रहे हैं और हर पार्ट में आपको कुछ न कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात है। अब भारत के नक्शे के अंतर्गत आप देखेंगे तो गुजरात का जो तट है वो किस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की जो है वो इस प्रकार के देखना, यानी फर्स्ट नंबर पर आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आपका तमिलनाडु। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन वाले ये 3 राज्य आपके सामने इस प्रकार से रखे गए। सबसे छोटी जो कोस्ट लाइन है वो आपको गोवा की देखने को मिलती है। भारतीय प्रायद्वीप का यानी इंडियन पेनिसुल का जो जब सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है मुख्य भूमि का वो कन्याकुमारी, यानी जो कन्याकुमारी है वो कन्याकुमारी आपको कहाँ इसको लोकेट कर सकते हैं, तो कन्याकुमारी जो है वो आपका ये सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार का जो पॉइंट होता है उसमें सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है वो इससे भी पूरा, यानी यहाँ से जो लाइन पास आउट होती है वो 8 डिग्री एंड 4 मिनट की जो अक्षांश रेखा है वो कन्याकुमारी से निकलती है। लेकिन इससे भी नीचे यहाँ पर 6 डिग्री और 4 मिनट लैटिट्यूड्स की जो लाइन पास आउट होती है वो इंदिरा पॉइंट से पास आउट होती है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का उत्तरतम बिंदु जो है जो आपका 37 डिग्री नॉर्थ पर है, जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है और जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत देखा है। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो गौहर मोता यहाँ पर है आपका, GM लिख देता हूँ मैं, GM यानी गौहर मोता। और इसी प्रकार से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत सबसे जो लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका कीबीथू जो है वो आपके यहाँ, यानी के यहाँ पर लिख देता हूँ, के यहाँ पर कीबीथू है, यहाँ पर गौहर मोता, सबसे उत्तर में आपका है इंदिरा कॉल, और सबसे यहाँ पर जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो आपका यहाँ पर अंडमान के निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पाया जाता है। पढ़ते हैं आगे। भारत की स्थलीय सीमाओं की बात करें, भारत की स्थलीय सीमाएं 7 दिशों से, जिसमें उत्तर में, यानी अगर भारत का मैप अगर हम यहाँ पर रफली एक बार बना देते हैं और भारत के जल्दी में आप इसी प्रकार से थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, तो भारत के मैप के अंतर्गत हम
अगर देखें तो आपके उत्तर में चीन, यहाँ पर आपका चाइना, यहाँ पर आपके नेपाल, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आपका पूरा पाकिस्तान देश है। यहाँ पर थोड़ी सी सीमा खैबर दर्रे के पास अफ़गानिस्तान की लगती है। पूर्व में बांग्लादेश, यहाँ पर आपके पूर्व में बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ यहाँ पर म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है, उसकी सीमा भी लगती है। उत्तर पूर्व में यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और जो सीमा है यहाँ पर श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पर वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भारत के इस प्रकार से जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से मिलती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत की जितनी भी जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक है, यानी किसी न किसी प्राकृतिक, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो रेड क्लिफ लाइन, और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसको भी हम भारत और पाकिस्तान के द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम सीमाओं के रूप में इसे जानते हैं। बाकी इनके साथ जितने भी हैं जो आपकी प्राकृतिक सीमाएं देखने को मिलती हैं, यानी किसी नदी या किसी पर्वत के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट जो नोट या करने योग्य जो है वह है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया, जिसकी सीमाएं चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। अब इन सीमा रेखाओं की बात करें तो डूरंट लाइन, तो पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मध्य की जो सीमा है वो जो लाइन है उसे डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है। आज़ादी से पहले जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था और पाकिस्तान की जो सीमा लगती थी, उनके बीच अफ़गानिस्तान तथा ब्रिटिश इंडिया के बीच की जो लाइन थी, जो बाउंड्री थी, उसे डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से मैकमोहन रेखा चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हुई एक सीमा है जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1914 के अंतर्गत किया गया था। हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के अनुसार इस रेखा का निर्धारण किया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। इसी प्रकार से अगर हम नोट के बारे में बात करें तो पूरे भारत तथा चीन के साथ लगने वाली जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 के जो पड़ोसी देश और उसके साथ भारतीय राज्य कौन, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है। इसी प्रकार से चीन के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और इसी प्रकार से भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं।